नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन वे में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की ईवीएस के महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों के साथ में। दोस्तों, आज का जो ईवीएस का प्रैक्टिस सेट है वो फुल एनालिसिस करने के बाद में बनाया गया है। देखिए, आपका जो 30 दिसंबर का हो गया, 28 दिसंबर का हो गया, 29 दिसंबर का जो आपकी सीटेट की परीक्षाएं आयोजित की जा चुकी हैं, इसी को ध्यान में रखकर ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। देखिए किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और आगे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। तो वीडियो को आपको ध्यान से जरूर देखना है और एक एक प्रश्न को अच्छे तरीके से समझते चलिएगा और साथ में कमेंट जरूर करते चलिएगा। तो चलिए फिर बिना देरी करते हुए हम सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला ही प्रश्न देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल कमेंट करके जरूर बताएं कि सही आंसर क्या होगा इसका। देखिए, कह रहा है कि रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो आपको बताना है कहां पर पाया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है अबू धाबी में, ऑप्शन बी कह रहा है ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान के रेगिस्तानों में, या फिर संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। तो कमेंट जरूर करें सभी भाई बहन कि सही आंसर क्या होगा इसका। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है रेगिस्तानी ओक, तो ऑप्शन बी के साथ में हमारा सही आंसर चला जाएगा। लेकिन देखिए, जो रेगिस्तानी ओक है वो सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए सीटेट में इस टॉपिक से ना जाने कितने प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो देखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सभी पॉइंट को यहां पर हम देखेंगे, इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, रेगिस्तानी ओक के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट यहां पर देख लेते हैं हम। चलिए, तो देखिए, रेगिस्तानी ओक की यहां पेड़ की बात करते हैं। तो यदि आपसे पूछता है कि इसकी कुल कितनी ऊंचाई होती है, इसकी ऊंचाई कुल कितनी होती है, तो देखिए कुल 4 मीटर इसकी ऊंचाई होती है लगभग में। और देखिए, यदि जड़ की बात करता है कि इसकी जड़ की कितनी लंबाई होती है, तो देखिए जितनी पेड़ की लंबाई होती है उसका 30 गुना होती है इसकी जड़। तो ये पॉइंट देखिए याद रखेगा। और देखिए, जो इसका तना होता है, इस पेड़ का जो तना होता है वो खोखला होता है और जड़ों के द्वारा जो जल अवशोषित किया जाता है वो क्या इसके तने में भर जाता है। और जो भी स्थानीय लोग हैं, यहाँ की जो जनजाति है इस रेगिस्तान की, वो क्या करती है कि जब भी यहाँ पर रेगिस्तान में पानी का अकाल पड़ता है तो इस समय वो क्या करती है कि इसके तने में, रेगिस्तानी ओक के तने में छेद करके एक छोटा सा पतला सा पाइप डाल के इस तने से जो पानी भरा हुआ है इस तने में उसको बाहर निकाल लेती है, और जो पानी है वो पीने के काम आता है। तो ये सभी पॉइंट रेगिस्तानी ओक से संबंधित थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसी क्रम में हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है। देखिए, कह रहा है कि पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न या फिर जो डिजाइन आप देखिए पाई जाती है वो किसके कारण पाई जाती है। ऑप्शन ए कह रहा है कि उसकी त्वचा पर बालों के कारण, ऑप्शन बी कह रहा है कि उस जलवायु के कारण जिसमें वो रहते हैं, और ऑप्शन सी कह रहा है कि उसकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, और ऑप्शन डी कह रहा है कि परावर्तित प्रकाश के कारण। तो बताइएगा कि देखिए, जो पशुओं की जो त्वचा होती है उस पर आपने देखे होंगे कि कुछ, जैसे मान लीजिए कुत्ता है तो उसके शरीर पे देखिए कुछ कुत्ते काले होते हैं, सफेद होते हैं, जो धब्बे पाए जाते हैं। देखिए, आपने बाघ को देखा होगा तो बाघ में देखिए कुछ पैटर्न, कुछ रेखाएं की तरह की पाई जाती हैं। चीता हो गया, उसमें धब्बे धब्बे टाइप के पाए जाते हैं। देखिए, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, तो देखिए इसमें कुछ सफेद सफेद से, कुछ काले काले से धब्बे होते हैं। तो पूछा गया है कि देखिए, जो पशुओं की त्वचा पर जो डिजाइन पाई जाती है, जो पैटर्न पाए जाते हैं, वो किसके कारण होती है। क्या त्वचा में ही पाई जाती है या फिर किसके कारण होती है, बताना है आपको कमेंट करके। तो देखिए, ऑप्शन ए के साथ में हमारा सही आंसर चला जाएगा कि देखिए, जो त्वचा पर बाल पाए जाते हैं पशुओं के, उसके कारण क्या होती है, ये डिजाइन आपको देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि पाकता पक्षी, या फिर शक्करखोरा, बया पक्षी, या फिर कलचिड़ी। तो बिल्कुल कमेंट करें कि सही आंसर क्या होगा इसका। तो देखिए, जो पाकता होता है वो कबूतर की एक प्रजाति है, ठीक है, कबूतर पक्षी की एक प्रजाति है जिसको हम पाकता बोलते हैं। और जो पाकता होता है वो कैक्टस, जो नांगपनी जो पौधा होता है जो रेगिस्तानों में पाया जाता है, उसके कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। तो ऑप्शन ए हमारा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, शकरखोरा की बात करते हैं तो आपसे पूछता है कि शकरखोरा कहां पर घोंसला बनाता है। तो देखिए, जो छोटे पेड़ होते हैं और झाड़ियां होती हैं वहां पर लटकता हुआ घोंसला यदि आपसे पूछता है कि
छोटी झाड़ियों और छोटी जो पेड़ होते हैं उस झाड़ियों और पेड़ों पर लटकता हुआ घोंसला कौन बनाता है? तो वो होता है शकरखोरा होता है। इसके बाद बया की बात करते हैं। तो देखिए भैया, पक्षियों का इंजीनियर कहा जाता है, पक्षियों का इंजीनियर कहा जाता है बया पक्षी को। अब देखिए, जो बया पक्षी होता है, बया पक्षी का घोंसला किस प्रकार का होता है? कुछ लालटेन की तरह देखने का होता है। आपने लालटेन देखी है? जो लालटेन होती है उसकी तरह घोंसला होता है। और यदि आपसे पूछता है कि बया पक्षी का घोंसला किसके द्वारा बनाया जाता है, नर बया पक्षी के द्वारा बनाया जाता है या फिर मादा बया पक्षी के द्वारा बनाया जाता है? तो देखिए, नर जो बया पक्षी होता है, नर बया पक्षी के द्वारा जो घोंसला होता है बया पक्षी का, वो बनाया जाता है। और देखिए, बहुत सारे घोंसले बनाए जाते हैं। इसके बाद में मादा जो बया पक्षी होता है, इन घोंसलों का निरीक्षण करके उसे क्या करती है? पसंद करती है। इसके बाद आता है कलचिड़ी। तो देखिए, जो कलचिड़ी होती है इसको इंडियन रॉबिन के नाम से हम जानते हैं या फिर रॉबिन बर्ड के नाम से जानते हैं। तो ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि देखिए सीटेट में पूछा गया प्रश्न है कि इंडियन रॉबिन के नाम से किस पक्षी को जाना जाता है? तो वो है आपका कलचिड़ी। और जो कलचिड़ी होती है वो देखिए बेसिकली जो होती है वो पूरी काली होती है, और जो इसकी चोंच होती है वो कैसी होती है? अंदर से लाल होती है। तो ये सभी देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट किसके बारे में थे? कलचिड़ी के बारे में थे। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि पक्षियों का इंजीनियर तो कहा जाता है बया पक्षी को, लेकिन देखिए टेलर पक्षी के नाम से कौन जाना जाता है? तो याद रखना है आपको, दर्जन चिड़िया। जो दर्जन चिड़िया होती है वो क्या करती है कि जो पत्ते होते हैं उनको सीती है, उसकी सिलाई करती है, और सिलाई करके क्या करती है? उसमें घोंसले बनाती है अपना। तो ये देखिए सभी पॉइंट किससे संबंधित थे? पक्षियों से संबंधित थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको याद रखिएगा। चलिए इसी क्रम में अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और आपके सामने एक और प्रश्न बहुत ही जबरदस्त, बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, सही आंसर बताइएगा क्या होगा। कह रहा है कि कुड़ुक कहां के लोगों की भाषा है? बताइएगा। ऑप्शन कह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है कि मिजोरम के लोगों की, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या फिर झारखंड के लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। तो बिल्कुल बेटा कमेंट जरूर करें, कमेंट करते चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और देखिए, कोई भी भाई बहन यदि चैनल पर नया हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दे। देखिए, बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपके लिए। फुल देखिए, जो 28 जो आपके जो परीक्षाएं सीटेट की आयोजित की जा चुकी हैं, उसी को एनालिसिस करने के बाद में एक प्रैक्टिस सेट बनाया है मैंने। देखिए, बहुत मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों आपके लिए। और देखिए किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल याद रखना है, सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से यहां पर समझते चलिएगा, और देखिए साथ में कमेंट जरूर करते चलिएगा। और यदि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो बिल्कुल एक लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत जरूरी है। देखिए मोटिवेशन मिलता है इससे, ठीक है। चलिए, तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा कि कुड़ुक कहां के लोगों की भाषा है। तो देखिए ऑप्शन डी के साथ में सही आंसर चला जाएगा, झारखंड में रहने वाली ओराव जनजाति। ओराव जनजाति के द्वारा कुड़ुक भाषा बोली जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए मणिपुर की बात करते हैं। देखिए, तो मणिपुर के संबंध में यदि आपसे पूछता है कि कुकी जनजाति कहां पर पाई जाती है, भैया मणिपुर में पाई जाती है। इसके बाद देखिए, यदि आपसे पूछता है कि मोनपा जनजाति का संबंध, मोनपा जनजाति कहां पर पाई जाती है, तो भैया अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। और सीटेट में यह पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए कह रहा है कि नेफेंथीज वह पौधा जो शिकार करता है। देखिए नेफेंथीज को देखिए घटपर्णी पौधे के रूप में हम जानते हैं, इसके अलावा देखिए शिकारी पौधे के रूप में भी हम जानते हैं। तो ये नेफेंथीज के अलग अलग नाम है, इनको आपको याद रखना है, क्योंकि देखिए नाम चेंज करके भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। तो देखिए कह रहा है कि नेफेंथीज वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए यहां पर कुछ नेफेंथीज से संबंधित यहां पर कुछ कथन दिए गए हैं, 1 2 3 4 यहां पर कथन दिए गए हैं, और इसके बाद में आपको सही ऑप्शन का यहां पर चुनाव करना है। चलिए तो यहां पर देखिए कथन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत की बात करते हैं तो भारत में मेघालय में पाया जाता है। बिल्कुल देखिए कथन यहां पर पहला सही है कि यह पौधा यदि भारत के बाहर की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और श्रीलंका में पाया जाता है, और भारत की बात करें तो देखिए मेघालय में पाया जाता है। तो यहां पर पहला ऑप्शन, यहां पर कथन सही हो जाएगा।
चलिए दूसरा कथन पढ़ते हैं। कह रहा है कि इसका आकार घड़े के जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। तो देखिए जो नेफंतीज है ये घड़े के आकार का होता है और जो इसका मुंह है कैसे, ये पत्ती रूपी, यहां पत्ती रूपी ढक्कन से ढका होता है। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। देखिए तीसरा कथन पढ़ते हैं तो यहां पर पहला सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, तीसरे को पढ़ते हैं। कह रहा है कि यह केवल कि छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। देखिए केवल ना होता, देखिए छोटों को भी, जैसे देखिए चूहा हो गया, इसके अलावा देखिए मेढक हो गया, तो इनको भी यह क्या है, कीड़े मकोड़ों के साथ में इनको भी फंसाकर खा लेता है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। चौथा यहां पर कथन है, कह रहा है कि यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। तो देखिए ऑप्शन चौथा भी यहां पर गलत हो जाएगा और तीसरा भी गलत हो जाएगा। तो देखिए पहला और दूसरा हमारा कथन सही है। तो देखिए जिस भी यहां पर ऑप्शन में पहला हो और दूसरा हो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी के साथ में हमारा यहां पर राइट आंसर चला जाएगा। अब देखिए नेफंथीज की बात की गई है तो यहां पर देखिए कुछ और महत्वपूर्ण यहां पर बिंदु को हम समझ लेते हैं। देखिए नेफंथीज की बात कही है तो नेफंथीज आपको उस स्थान पर ज्यादातर देखने को मिलेगा जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है और यह नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए उस स्थान पर उगते हैं और इसी के लिए कीटों का भी भक्षण करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। देखिए जो नेफंथीज है वो क्या है, देखिए यहां पर मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझा देता हूं। देखिए कुछ इस प्रकार का होता है। अब देखिए यहां पर कुछ यहां पर पीला पीला कलर का यहां पर पदार्थ लगा होता है। अब देखिए जैसे ही कोई कीट इसके संबंध में आता है, कोई जीव मान लीजिए ये यहां पर कोई कीट है और इसके संबंध में आता है तो वो क्या करेगा, इस पीले कलर के देख को यहां पर आकर्षित हो जाएगा और यहां पर आकर बैठ जाएगा। यहां पर जैसे ही बैठेगा तो ये ढक्कन, यहां पर जो पत्ती रूपी ढक्कन है ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा और जैसे ही बंद हो जाएगा कीट इसके अंदर आ जाएगा और जो इसके जो पौधा है इसके द्वारा पाचक एंजाइम यहां पर रिलीज किए जाते हैं जो इस कीट को पचा देते हैं, जिससे जो कीट में जो भी ऑक्सीजन, जो भी यहां पर नाइट्रोजन है वो अवशोषित कर ली जाती है और उस नाइट्रोजन की पूर्ति कर ली जाती है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आज के, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल सभी प्रश्नों को यहां पर अच्छे तरीके से समझते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी समुद्री तट अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना कि महात्मा गांधी के द्वारा देखिए दांडी यात्रा किस राज्य में की गई थी। तो कह रहा है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात। तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, तब तक मैं आपको यहां पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इसके संबंध में बताता हूं। देखिए जो दांडी यात्रा है, देखिए 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा देखिए गांधी जी और इनके साथ में देखिए 78 लोग, 78 यहां पर गांधी जी और कुल देखिए 78 लोग यहां पर थे और साथ में गांधी जी 12 मार्च 1930 से साबरमती आश्रम अहमदाबाद से, गुजरात के साबरमती आश्रम अहमदाबाद से 12 मार्च 1930 से इन्होंने 241 मील की यात्रा की थी और कहां से कहां तक की थी, तो साबरमती आश्रम अहमदाबाद से नौसारी जिला, देखिए नौसारी जिले तक की थी। कब तक की थी, तो 12 मार्च से 6 अप्रैल तक की थी। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। तो कहां पर, यहां पर ऑप्शन डी के साथ में हमारा सही आंसर चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, चलिए देखिए कह रहा है कि कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने के पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह से सुखाया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है, बताना है आपको। ऑप्शन ए कह रहा है कि उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, ऑप्शन बी कह रहा है कि उनमें से धूल को हटाने के लिए, ऑप्शन सी कह रहा है कि नमी को पूर्णतः सुखाने के लिए और ऑप्शन डी कह रहा है कि अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो देखिए जो भी जब बोतलों को धुल दिया जाता है तो उनमें जो भी नमी होती है उसको क्या है, सुखाने के लिए, उसको सुखाने के लिए क्या करते हैं, धूप में रखते हैं ताकि इससे क्या है, अचार खराब ना हो पाए। तो देखिए ऑप्शन सी के साथ में यहां पर हमारा सही आंसर चला जाएगा। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कंप कपी
जिसका उपचार सिकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है? तो आपको बताना है कि वह कौन सा बुखार है। कह रहा कि म्यादी बुखार, मलेरिया, चिकनगुनिया या फिर डेंगू। तो देखिए ऑप्शन बी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा कि देखिए सिनकोना की छाल से किसका उपचार किया जाता है? तो मलेरिया रोग का किया जाता है। अब देखिए मलेरिया यदि आपसे पूछता है कि मलेरिया रोग का वाहक कौन होता है, मलेरिया बुखार का वाहक कौन होता है, तो देखिए मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा इस रोग को फैलाया जाता है। इसके बाद यदि आपसे पूछता है कि म्यादी बुखार किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है या फिर वायरस के कारण होता है, तो याद रखिएगा जो म्यादी बुखार है वो सालमोनेला टाइफी की वजह से, सालमोनेला टाइफी बैक्टीरिया की वजह से फैलने वाला एक संक्रामक रोग है। चिकनगुनिया की बात करते हैं तो देखिए चिकनगुनिया और डेंगू दोनों रोग दोनों रोग का वाहक कौन है? याद रखना है आपको, एडीज मच्छर की वजह से देखिए चिकनगुनिया और डेंगू दोनों रोग फैलाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि चेराव नाच कहां के लोग करते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है झारखंड, मिजोरम, मणिपुर या फिर मेघालय। तो देखिए जो चेराव नाच है कहां के लोगों के द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा कि मिजोरम के लोगों के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा देखिए चेराव नृत्य का एक और नाम है, देखिए आपसे नाम बदलकर भी प्रश्न पूछ सकता है कि बांस नृत्य, ठीक है, बांस नाच जो है, बांस नृत्य कहां पर किया जाता है? तो भैया मिजोरम इसका आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। चलिए बिल्कुल कमेंट करते रहें, सभी भाई बहन कमेंट करते रहें। कह रहा है कि देखिए तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य बताना है आपको कौन सा है, कौन कौन से हैं? कह रहा है कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, कह रहा है केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल और आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। तो देखिए ऑप्शन डी के साथ में हमारा यहां पर सही आंसर चला जाएगा। चलिए इसी के साथ में अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से समझते चलिएगा दोस्तों। चलिए कह रहा है कि देखिए कक्षा 5 आ के शिक्षक एक सवाल देते हैं। जो सवाल है देखिए कह रहा है कि पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, और जबकि कक्षा 5 बा के शिक्षक निम्नलिखित सवाल देते हैं। अब देखिए जो एक यहां पर जो प्रश्न है पहले समझिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि कक्षा 1 5 आ है और 5 बा है, तो 5 आ के शिक्षक के द्वारा एक सवाल दिया जाता है जो है कि पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। कक्षा 5 बा के शिक्षक के द्वारा सवाल दिए जाते हैं कि क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो। तो इन सवालों की प्रकृति कैसी होगी आपको बताना है। चलिए कमेंट करके बताइएगा सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए कह रहा है कि बंद अंत वाला अभिसारी और मुक्त अंत वाला अपसारी। दूसरा कह रहा है मुक्त अंत वाला अभिसारी और बंद अंत वाला अपसारी। ऑप्शन सी कह रहा है कि मुक्त अंत वाला अपसारी और बंद अंत वाला अभिसारी। और ऑप्शन डी कह रहा है कि बंद अंत वाला अपसारी और मुक्त अंत वाला अभिसारी। चलिए तो देखिए ऑप्शन ए के साथ में हमारा सही आंसर चला जाएगा। अब समझिएगा, प्रश्नों को पढ़िएगा फिर से। देखिए यहां पर जो कक्षा 5 आ के शिक्षक हैं उनके द्वारा सवाल दिया गया है बच्चों को कि पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। तो देखिए क्या यह प्रश्न चिंतन को बढ़ावा देगा? पहले समझिएगा इसको, क्या बढ़ावा देगा? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि देखिए जो भी बच्चे ने सीखा होगा पेड़ों के बारे में, जो भी उसको स्मरण होगा, जो भी उसको याद होगा वही लिख देगा। तो ये चिंतन को उजागर नहीं करेगा, चिंतन को बढ़ावा नहीं देगा। अब देखिए दूसरा यहां पर प्रश्न पढ़िएगा क्या दिया गया है। कह रहा है कि देखिए क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो। तो देखिए जब इस प्रकार का प्रश्न किया जाएगा बच्चों से तो बच्चे का दिमाग में विचार आएंगे ना, विचार आएंगे। और जब विचार आएंगे तो वो देखिए सृजनात्मकता को क्या होगी? बढ़ावा देगा। तो देखिए ऑप्शन ए यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब समझिएगा यहां पर देखिए कह रहा कि बंद अंत वाला अपसारी। तो देखिए जो अभिसारी हैं और अपसारी क्या होते हैं? तो देखिए जो अभिसारी है वो क्या होता है? ऐसा चिंतन, अभिसारी देखिए समझिएगा, ऐसा चिंतन जो विचार प्रक्रिया को बंद रखता हो, ठीक है, एक संकीर्ण चिंतन कहलाता है। तो ऐसा चिंतन अपसारी चिंतन कहलाता है। और जो मुक्त अंत वाला है, जो अपसारी है,
वो क्या होता है कि जो विचार प्रक्रिया को क्या करे, बढ़ावा दे, तो वो कहलाता है अपसारी चिंतन कहलाता है। तो देखिए ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि रीनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15 से 20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है, तो कुएं में पानी सूखने का कारण क्या हो सकता है, बताइएगा। ऑप्शन देखिए यहां पर कुछ कथन दिए गए हैं 1 2 3, इसके बाद में आपको सही ऑप्शन का यहां पर चुनाव करना है। तो देखिए यहां पर कथन पढ़ते हैं, कह रहा है कि पेड़ों, कुएं तथा उसके आसपास के स्थानों की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। अब देखिए जब उसके आसपास के मिट्टी को जब सीमेंट से ढक दिया जाएगा तो क्या होगा, वहां का जो पानी, जब बारिश होगी तो पानी एब्जॉर्ब कम करेगी धरती, तो इसी कारण क्या है, कुएं में क्या है, पानी की कमी आपको देखने को मिलेगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कथन ए सही हो जाएगा। और देखिए कथन बी कह रहा है कि आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लगाए गए हैं, तो इससे भी क्या होगा, पानी कम देखने को मिलेगा आपको कुएं में, क्योंकि देखिए जो धरती है वहां पर जो बोरिंग पंप है उससे क्या होता है कि पानी झींक लिया जाता है, खिंच जाता है पानी वहां पर, तो यह भी सही हो जाएगा। कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता है, तो यह हमारा गलत हो जाएगा। तो देखिए जिस भी कथन में पहला हो दूसरा हो वही हमारा सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए के साथ में हमारा राइट आंसर चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, चलिए अगला है, कह रहा है कि बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि, आपको बताना है कि बगुला भैंस पर क्यों बैठता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि बगुला तथा भैंस में सहजीवी संबंध है, दूसरा कह रहा है कि बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है, और सी कह रहा है कि भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है, और डी कह रहा है कि बगुला भैंस को डराना चाहता है। तो देखिए ऑप्शन ए के साथ में हमारा सही आंसर चला जाएगा। देखिए जो बगुला है और भैंस है उनमें क्या है, सहजीवी संबंध है यहां पर। अब देखिए सहजीवी संबंध होता क्या है, देखिए जैसे बगुला है वो भैंस की पीठ पर बैठा है, तो देखिए भैंस की पीठ पर जो भी जुएं होंगे, जो भी किल्ली वगैरह जो लगी होंगी, जो जुएं वगैरह, जो भी परजीवी, समझिएगा जो भी मान लीजिए परजीवी होंगे, जैसे जुएं वगैरह हो गए, तो वो बगुला क्या है उनको खाता है, ठीक है, तो इससे बगुले का पेट भरता है, और जो भैंस होती है उसका क्या है, शरीर की सफाई हो जाती है। तो इसमें देखिए ना तो बगुले को हानि हो रही है और ना ही भैंस को हानि हो रही है, यहां पर दोनों को क्या होता है, फायदा होता है। तो ऐसे संबंध को हम सहजीवी संबंध बोलते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा कि बगुला तथा भैंस में क्या है, सहजीवी संबंध है। चलिए अगला प्रश्न, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है कि जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से काम कर रहे हैं उसका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है, यह जन आदेश किसके द्वारा दिया गया है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के द्वारा, या फिर संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012 के द्वारा, या फिर भारतीय जंगल अधिनियम 1927 के द्वारा, या फिर जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के द्वारा यह अधिकार दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को आपको पहचानना है। तो कह रहा है कि देखिए यह भालू के समान दिखता है, और परंतु भालू नहीं है, यह दिन के लगभग 17 घंटों वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है, यह जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है, तो यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो आपको बताना है कि कौन सा जीव है। कह रहा है कि स्लॉथ है, लंगूर है, चिंपांजी है, या फिर पैंडा है। तो देखिए ऑप्शन ए के साथ में हमारा सही आंसर चला जाएगा। देखिए बहुत बार मैं यह प्रश्न लेता हूं आपके प्रैक्टिस सेट में, क्योंकि देखिए बहुत बार यह प्रश्न बन चुका है सीटेट में, ठीक है, तो बिल्कुल देखिए पूछे जाने के चांस रहेंगे इस प्रश्न के। देखिए जो स्लॉथ है दुनिया का सबसे आलसी जीव कहा जाता है इसको, दुनिया का सबसे आलसी जीव, जो देखिए लगभग 17 घंटे तक, 24 घंटे में लगभग 17 घंटे तक पेड़ की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, देखिए सभी प्रश्न आज के कंप्लीट हो चुके हैं, और एक एक प्रश्न देखिए बहुत ही जबरदस्त यहां पर प्रश्न थे, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट थे। बिल्कुल यदि आपने वीडियो को ध्यान से नहीं देखा है तो एक बार फिर से वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और साथ में देखिए स्क्रीनशॉट यदि आपने नहीं किए हैं तो फिर से कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए आपका एग्जाम शुरू हो चुका है, और आप जब भी एग्जाम देने जाएं
उसके पहले आप इन सभी स्क्रीनशॉट को देखकर जाइएगा। जरूर ये प्रश्न आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, जो आपके 4 दिन अभी तक सीटेट की परीक्षा आयोजित की जा चुकी है, इसी को ध्यान में रख करके ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया था। और देखिए किस तरह के प्रश्न आपको सीटेट में आगे पूछ सकता है, ये प्रश्न यही ध्यान में रखकर बनाया गया था प्रैक्टिस सेट। तो बिल्कुल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट थे दोस्तों। देखिए यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और देखिए वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें और वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। चलिए इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।